मेरा नाम विनायक राज है और मेरा इस बार 70th बीपीएससी में 506 रैंक आया है। मेरा सिलेक्शन जो है वो रिवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है और मैं यहाँ पे अपने बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ, ताकि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और वो आगे की जर्नी उनकी थोड़ी सी आसान हो जाए। मेरा बचपन मतलब मेरा स्कूलिंग जसडी पब्लिक स्कूल से ही हुआ है। मैं रेसिडेंशियल स्कूल में रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहीं पे 12th एन कॉलेज से किया है। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन और एमए जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी रोल रहा है मेरे माइंड को शेप करने में या मेरे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की एमए के बाद, और काफी लॉन्ग जर्नी रही है ये। ठीक है, सारा जो ग्राफ आपके जीवन का ऊपर नीचे होता है वो सब कुछ जर्नी का ही पार्ट है। मेरा यूपीएससी में नहीं होने के बाद सिलेक्शन फाइनली, मतलब मैंने 4-5 अटेम्प्ट्स देने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैंने ऑप्शन बी के रूप में बीपीएससी का एग्जाम देना शुरू किया। अगर मैं क्योंकि आप लोग को पता ही है कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं इसमें भी यूपीएससी की तरह। हालांकि इसका जो सिलेबस होता है वो काफी शॉर्ट होता है, मतलब शॉर्ट इन द सेंस कि यूपीएससी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो। और मेरा जो स्ट्रेटेजी था, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसके लिए यूपीएससी की जर्नी ने काफी मुझे मदद किया। क्योंकि चूंकि थोड़े से ये फैक्ट बेस्ड प्रीलिम्स होता है इसमें, लेकिन आपको एनालिसिस के बेस्ड पे ही पढ़ना है ताकि वो आपके मेंस में बहुत हद तक मदद करे। फैक्ट के लिए आप कोई भी, मतलब बिहार से रिलेटेड जो मैगजीन्स आती हैं या बुक्स आते हैं उनसे आप लेकर के बिहार स्पेसिफिक तैयार करें। और कुछ कुछ चीजें होती हैं प्रीलिम्स में जो कि आपको फोकस ही करना है। बीपीएससी का वो कोर जोन है जिससे वो पूछते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक है। अब वो टेक्नोलॉजी में भी आ गए हैं, पहले वो जनरल साइंस पूछा करते थे। दूसरा सेक्शन मॉडर्न इंडिया है, और मॉडर्न इंडिया रिलेटेड टू बिहार। और थर्ड सेक्शन जो है वो है करंट अफेयर्स का, और फोर्थ है बिहार स्पेशल। और एक और सेक्शन है इसका जो इम्पोर्टेंट है, वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी भी ये उतने डेप्थ में अभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको उतने डेप्थ में नहीं पूछा जाता तो आप उतना डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, आपको आइडिया रखनी है सारी चीजों की। इसके लिए मैं आपको जो मैंने जो किया वो मैं बताता हूँ, बाकी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैंने जो किया था कि मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीलिम्स के, घटना चक्र के हो गए या एक दो पब्लिकेशंस के और आते हैं, जिसको आप रिगरस प्रैक्टिस कर सकते हैं पीवाईक्यू के, साइंस के और हिस्ट्री के। ये आपको काफी मदद करेंगे। और उसमें से जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जा रहे हैं उसका आप नोट्स बना लें, ताकि जब आप वापस से रिवाइज करें ना, तो वो उतनी मोटी बुक रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। और साइंस एंड टेक के लिए मैं, क्योंकि पहले लूसेंट से काम हो जाता था, ऐसा नहीं कि लूसेंट अभी नहीं पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है। मैंने भी पढ़ा था लूसेंट, लेकिन इसके साथ साथ आपको 9th और 10th दोनों के साइंस पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप 70th या 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स को देखेंगे तो उसमें जो है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वो उन्होंने पूछा है। हालांकि वो हार्ड नहीं है, बट क्योंकि वो सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, तो अचानक से जो बच्चे पूरी तरह से आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है ये पेपर। लेकिन जिन्होंने साइंस रखा है 12th में, उनको थोड़ा आराम मिला होगा ये क्वेश्चंस देख करके, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए मैं 9th और 10th के जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए फिजिक्स के, उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। जो एनसीईआरटी में काफी उतना ही। उसके बाद जो एनसीईआरटी है साइंस 9th और 10th का, उसको पूरी अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है। सिर्फ लूसेंट के फैक्ट्स को याद नहीं करना है, वो तो आपको मतलब लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि एक बात और भी आप रखिए दिमाग में कि फैक्ट और एनालिसिस दोनों मिक्स होता है। क्योंकि आप किसी एक फैक्ट को उसका एक स्टेटमेंट बना के दे देंगे, फिर सेकंड स्टेटमेंट एक खुद अपने आप में एक फैक्ट होता है, तो वैसे आप मिक्स करके पढ़ेंगे तो काफी आपको मदद मिलेगा। तो ये हो गया, और साइंस हो गया, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए पीवाईक्यू कर सकते हैं आप बीपीएससी का। और मैंने लक्ष्मीकांत किया था, जो कि जनरली सारे स्टूडेंट्स करते ही हैं यूपीएससी के। मॉडर्न इंडिया के लिए भी आप पीवाईक्यू करें, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपका मॉडर्न इंडिया का सोर्स रहा। मैंने स्नेहल त्रिपाठी का पढ़ा था, मतलब टाटा टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है वो,
वो मैंने पढ़ा था यूपीएससी के लिए, तो उसकी जर्नी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी रहा है तो मैं ये इतना नहीं कहूंगा कि बहुत इजी पेपर है। ऑप्शनल रहने की वजह से मुझे कुछ कुछ चीजें ऑब्वियस थी कि पता थी, जिसके कारण से ये क्वेश्चन टिक करने में आसान होता। तो आप अपना एक सोर्स डिसाइड करें। प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के लिए एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्स पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो आपके समय को भी बर्बाद कर देगा और उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। और अगर हम बाकी मैथ के 10 क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करते रहें, वो मतलब चेरी ऑन द केक है कि आप अगर उसको ग्रैब कर लेते हैं तो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स बढ़ जाएंगे। और ऑलवेज टारगेट फॉर द जनरल कट ऑफ, चाहे आप जिस कैटेगरी में भी हो, जनरल कट ऑफ के लिए टारगेट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंस जो 3 सेक्शन में है आपको पता है, तो 3 सेक्शन में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी हिस्ट्री में, कि अगर आपने उसके पिछले जो भी है 20 साल 30 साल के क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। उसके इंट्रोडक्शन, उसके कंक्लूजन को पहले से तैयार कर लीजिए आप, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं हिस्ट्री में, मेंस में सेक्शन 1 जो होता है, तो आप कर सकते हैं क्लियर उस सेक्शन को। थर्ड सेक्शन पे मैं आना चाहूंगा डीआई। डीआई को प्रैक्टिस कीजिए। डीआई इज नॉट द टफेस्ट। उसको टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक मन में डर बैठा होता है कि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो आपके मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है। बस इतना ही रोल है डीआई का, कि अगर जो मेंस का लिस्ट आएगा अगर उसमें आप चाहते हैं कि उसमें लिस्ट में नाम हो तो डीआई उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और डीआई से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनका जो पीवाईक्यू है वो कीजिए, और ये मान के चलिए अपने आप में कि एक या दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट की थोड़ा गलत हो सकता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब एक पार्ट, एक क्वेश्चन का एक पार्ट सिर्फ। डीआई पे रिगरस प्रैक्टिस करना है और हिस्ट्री पे रिगरस प्रैक्टिस करना है। मैं 3 सेक्शन होते हैं पेपर 1 में, मैं दूसरे सेक्शन में बाद में आऊंगा। दूसरे पेपर के पहले सेक्शन में आते हैं जिसमें कि पॉलिटी है। पॉलिटी में भी आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उसके आधार पे जजमेंट और जो कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं उसको रेडी रखें। जो यूपीएससी बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट पे वो पूछते ही पूछते हैं, तो वो आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद वो गवर्नर के इशू पे पूछते हैं, तो वहां पे जाके आपको क्वेश्चन देख के ये नहीं लगना चाहिए कि गवर्नर पे 2 जजमेंट याद नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि सिलेबस छोटा है तो इस चीज का फायदा लीजिए कि जजमेंट हो गया या कमिटी हो गया, उन सारी चीजों को याद करके रखिए। सेकेंड जो पार्ट होता है पेपर 2 का, वो होता है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी। उसके लिए आपको ना एक वो चार्ट बना के रखनी चाहिए। जैसे जो ज्योग्राफिक फिनोमेना है उसको आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट कि आप ज्योग्राफी पे अगर हर छोटे छोटे चीज पे नोट्स बनाने लगेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे और एंड अप आप याद करते रहेंगे, भूलते रहेंगे। उससे अच्छा है कि ज्योग्राफिक फिनोमेना जो एनसीईआरटी बुक में है, फिजिकल ज्योग्राफी में, उसको पढ़ते समय ना आप उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल जो कहते हैं, उसको तैयार रखिए कि मॉनसून का फिनोमेना आपके दिमाग में होना चाहिए कि मॉनसून किस तरह से वर्क करता है। इनफैक्ट कि आप उस पर 5 पॉइंट रटे हुए हैं कि मॉनसून आने का क्या कारण है, मॉनसून का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में बिहार ज्योग्राफी, आप बिहार स्पेशल से तो करेंगे ही। बिहार का मैपिंग, बिहार का मैपिंग इसको कंप्लीट करके रखें। और ज्योग्राफी के में सेक्शन में जो बीपीएससी आप जो डाइवर्ट कर रही है थोड़ा सा क्वेश्चन को, मतलब एक्सपेंड कर रही है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे ज्यादा जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो उस पे भी जैसे किसी भी क्रॉप के बारे में पूछ रही है, लगातार 2 साल से बीपीएससी में क्रॉप के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो किसी भी क्रॉप के बारे में पूछ सकते हैं आप। अब हर क्रॉप तो रेडी नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्रॉप के लिए क्यों बिहार में हो रहा है, या इससे मतलब इसका क्लाइमेटिक कंडीशन या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। जैसे ही आपने कोई भी क्रॉप देखा तो बेसिक जानकारी हो जाती है कि राबी क्रॉप है या खरीफ है या कमर्शियल क्रॉप है। उसके लिए जैसे कि सॉइल टाइप, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों को आप एक एक बैलेंस बना के रखेंगे कि आएगा तो ये सारे पॉइंट्स को मुझे मेंशन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है ना वो वेल स्ट्रक्चर्ड लगेगा। आप नॉर्मल किसी क्रॉप के बारे में लिखना शुरू करें, उससे अच्छा है कि आप लिखें कि प्रिसिपिटेशन इतना सेंटीमीटर या इतना मिलीमीटर का चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है कि बिहार में मखाना तराई वाले रीजन में होता है, तो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को लिख दीजिए, सेम होगा, अलग तो होगा नहीं।
तो इस तरह करके जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, वैसा आप तैयार कर सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक, जो कि पिछले बार काफी करंट आ गया था उसमें, लेकिन अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए, मतलब 71st को, तो वो काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं उसमें। कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पे अब बीपीएससी क्वेश्चंस बढ़ा रही है अपना, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इन सब का हर फील्ड में आप यूज याद करके रखें। और ये याद नहीं होगा, मतलब अगर आप ऐसे लिखने बैठेंगे तो जेनरिक पॉइंट लिखाएगा, उसको उसी तरह डायमेंशन में, जैसे अगर मेडिकल इशू पूछा जाता है कि नैनोटेक क्या यूज है, या बायोटेक का क्या यूज है, तो आप मेडिकल इशू आपके लिए एक टॉपिक होना चाहिए। अब मेडिकल इशू या एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या यूज है, तो मेडिकल में आप क्या करते हैं कि डायग्नोसिस होना चाहिए, मेडिकेशन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, उस रिपोर्ट का एनालिसिस होना चाहिए, पिछले सारे हेल्थ डेटा का ट्रैकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उन सारे चीजों को आप लिखिए कि ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें आप एक एक आगे एग्जाम्पल लिखिए। ऐसे जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में याद करेंगे ना, तो आपको कोई भी आंसर आएगा तो आप लिखने में उसको हिचकिचाएंगे नहीं। अब एग्रीकल्चर ही दे दिया, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो कहीं भी यूज हो सकता है। तो एग्रीकल्चर दे दिया, तो एग्रीकल्चर में अगर आप लिखेंगे तो प्री हार्वेस्टिंग क्या क्या हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे सॉइल टेस्टिंग हो गया, या हम प्लगिंग कर रहे हैं तो प्लॉ करते समय क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग फर्टिलाइजर के समय कैसा यूज होगा नैनो टेक्नोलॉजी का, पेस्टिसाइड में क्या यूज होगा, उसके सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। अगर आप वैसे सर्च करेंगे या चैट जीपीटी से या मैगजीन में किसी कोचिंग के, तो आपको सारे मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे याद करके रखे रहेंगे ना, तो आप वहां लिखने में काफी आसान होता है, क्योंकि आप इन जनरल लिखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में होता है। अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं वो एक्सपेंड किया हुआ है, तो फिर आपका एक पेज में आंसर खत्म हो जाएगा और बीपीएससी को 5 पेज चाहिए, फिर आपका नंबर कम आएगा उसी हिसाब से। और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को मस्ट करना है, कितना भी साल पुराना क्वेश्चन रहे उसको आपको करना ही करना है, क्योंकि बीपीएससी कहीं ना कहीं से, या यूपीएससी भी, मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, कि वो क्वेश्चंस बीपीएससी से उठाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो 70वीं या 69वीं में पूछा गया था किसी में भी, वो 90s में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर, क्योंकि अब 90s ट्रेंड में नहीं है, तो आप पीवाईक्यू नहीं करके जाएंगे, तो अब आपको लगेगा। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे ही न्यूज में वापस आया, उन्होंने पूछ दिया। तो अगर आप ओवर एनालिसिस कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था। सेकंड में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेपर 2 में लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि लैंग्वेज और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ये 90 या 80s का क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, उसके बाद से उसने कभी नहीं पूछा, तो ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू करके गए हुए हैं, क्योंकि जो आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है उनको ऐसा नहीं कि उसी को पढ़ना है, बस उसका आंसर आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए सारे पीवाईक्यू का। और जो रिपीटेड थीम है वो आपको याद होना चाहिए, और जो रिपीटेड थीम नहीं है वो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और कुछ नहीं है। बाकी मैंने एक पोर्शन छोड़ा था जीएस 1 का पेपर 2 करंट अफेयर्स, तो करंट के लिए आप कोई भी मैगजीन आप कर सकते हैं, फोरम का भी आता है वो भी आप कर सकते हैं, या मार्केट में और भी है, जिनको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर चूंकि हम मैं दिल्ली में रहता था, यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था, तो यूपीएससी के जो मैंने मटेरियल या मैंने अपना जो नोट्स तैयार किया था, तो वो काफी हद तक इसमें मदद किया उसने। उसके बाद फिर क्योंकि और भी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या और भी दूसरे कोचिंग से भी मैंने मदद लिया, और उस नोट्स को काफी मैंने डेंस बना लिया था, क्योंकि मार्केट में आते हैं आपको एक दो मटेरियल जो अच्छा लगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे मैं आया था फोरम में, पटना सेंटर में। तो यहाँ मैंने 2 टेस्ट दिए थे, 69th वाला भी जो मैंने दिया था वो भी काफी अच्छा था फीडबैक, और 70th वाला भी, मतलब जो मुझे फीडबैक दिया था उसका काफी मदद मिला मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मेरे से वो मतलब मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड और थोड़ा डेप्थ में थे। तो मुझे फिर वो, और चूंकि जो इंटरव्यूअर थे मेरे वो मतलब बीपीएससी कैंडिडेट थे ऑलरेडी, मतलब एक तो वर्किंग थे, एक रिटायर्ड थे मेंबर, तो उससे काफी मदद मिला मुझे कि मतलब यहाँ पर आने के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। और
यही मेरी जर्नी रही है और मैं तो यही कहूंगा कि पीवाईक्यू आप बनाइए, रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यू बनाइए और कुछ नहीं है। करंट अफेयर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपके रैंक को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है तो आपको लिस्ट में वही लेके आएगा। आपको रैंक, हाँ, क्योंकि वो सबके लिए टफ हो जाता है पेपर में, क्योंकि कोई भी उतना डेप्थ में करंट अफेयर्स मतलब उतना डेप्थ में पढ़ के नहीं जाता है। लेकिन हाँ, स्टैटिक पोर्शन आपका कहीं भी मिस है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया या इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में मेरा कहने का मतलब कि आपका अपना सब्जेक्ट, आपका अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो स्टैटिक ही है एक तरह से। अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा फोरम आईएएस को कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू गाइडेंस में स्पेशली मुझे उसमें मदद किया है। एक्चुअली ऐसे मैं यूपीएससी में प्रिपेयर करता था और मैंने गाइडेंस प्रोग्राम मतलब मार्केट में बुक आती है, मतलब मैंने जो लिया था कोचिंग का, मतलब मेरे जर्नी में थोड़ा मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब दूसरे कोचिंग का भी मैंने बहुत सारा मटेरियल यूज किया, क्योंकि पर्टिकुलरली मैंने तो फोरम इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था जहां से इंटरव्यू गाइडेंस मिला। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने, चूंकि बीपीएससी का ये उतना दिल्ली में है नहीं, तो मैंने दूसरे कोचिंग से किया था प्रिपेयर। तो एसए का जो आप पॉइंट है कि एसए कहाँ से प्रिपेयर किया, तो एसए की प्रिपरेशन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी का भी वीडियो देख लें, बहुत सारे वीडियोस हैं मतलब यूट्यूब पे, जो रेपुटेड टीचर्स आपको लगते हैं, जो जिन पे आपका भरोसा हो सकता है, उनके वीडियोस आप देखें और उसके आधार पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। कुछ भी लिखें, आप गलत आंसर लिखें, आउट ऑफ द बॉक्स लिखें कि इंडियन नेशनलिज्म पे पूछा गया है और आप टेररिज्म पे लिख रहे हैं, कुछ भी लिखें, जब तक आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो पॉइंट्स इंप्रूव नहीं होंगे। ये बात सब सारे सब्जेक्ट पे लागू होती है। किसी भी पॉइंट पे आप लिखें, मतलब इररिलेवेंट, मेरा वो कहने का मतलब नहीं कि नेशनलिज्म पे और टेररिज्म पे, वो एक मैंने एग्जांपल दिया कि आप किसी भी टॉपिक पे अगर लिखना शुरू करते हैं तो फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का पॉइंट आएगा। और दूसरा कि एक पैराग्राफ का ध्यान रखें कि 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए, और जहां पे कनेक्टिंग लाइंस होते हैं ना, ये देखिए ये सब कोई बोलेगा और यही बेस है, मैं भी वही बोलूंगा, कुछ अलग नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो इसका बस आप सुन के कोई फायदा नहीं होगा आपको। ऐसे का बस वही है कि आप उस टॉपिक में अपने आप को रखिए, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अपने आप को रख के देखिए, कोई भी फिलोसफिकल ऐसे आता है तो उसका डायमेंशंस होता है, जैसे कि मैं अपने लेवल पे क्या सोचता हूँ, मैं सोसाइटी के लेवल पे, मैं एज ए सोसाइटी रहूंगा तो क्या सोचूंगा, मैं एज ए देश के प्रधानमंत्री, मान लो प्रधानमंत्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो सेंटर में है देश के, तो मैं क्या करना चाहूंगा देश के लिए। या तो फिर सब्जेक्ट वाइज आप सोच सकते हैं कि हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है, ज्योग्राफिकल क्या सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का। और ऐसे लिखते समय आयोग जो मतलब आयोग का कहना रहता है कि आप एक ट्रैक पे चले, बस ट्रैक से डाइवर्ट ना हो। हाँ, ट्रैक आप अपना ब्रॉडर कर सकते हैं लेकिन उससे डाइवर्ट नहीं होना है। और ऐसे का एक ही है उपाय कि आप टॉपर्स के कॉपी पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें, तभी वो ऐसे आपका रेप्लिकेट होगा आंसर में। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ टॉपर्स की कॉपी पढ़ के मैं वहां लिख दूं, वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पूरा माइंड गेम है ऐसे लिखना। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं होगा आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ब्रेन को एक आदत होती है सोचने की टेंडेंसी। आप हर वीक एक ऐसे लिखें, और चाहे कितना ही गंदा हो, अब तो आपको एम्बेरस होने की भी जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी को दे दो, चैट जीपीटी आपको रिव्यू दे देगा कि आपका बहुत गंदा है। मेरा भी ऐसे ऐसे ही आता था, मतलब कि मैं आंसर भी लिखता था तो 3/10 2/10 ऐसे देता था। चैट जीपीटी नंबर वापस से मैं उसका आंसर्स मांगता था तो वो देते थे आंसर्स, मैं अपने आंसर्स इंप्रूव कर लेता था। क्योंकि अब एक एम्बेरसमेंट होता है कि वो क्या सोचेगा, किसी को भी आप दिखाने जा रहे हैं, तो इस ये सब चीज ज्यादा नहीं सोचना है। ऐसे के लिए बस प्रिपेयर कीजिए। जो भी आपको एक मार्केट में जो भी यूट्यूब पे टीचर हैं या आपने कहीं से क्लास लिया है, उन्होंने जो भी आपको सिखाया, क्योंकि ऐसे में कुछ सिखाया नहीं जा सकता, हाँ एक आपको डायमेंशंस दिया जा सकता है, तो आप ऐसे सोचिए कि आप परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको अच्छा जो सोचना है वैसे ही सोचिए। हाँ, और ऐसे का एक चीज और होता है कि जो ऐसे में आपको दिया जाता है उसका एक काउंटर पॉइंट भी आप रेडी रखिए कि मुझे एक पेज काउंटर लिखना है, कि अगर कुछ ऐसे में स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको मैं एक बैलेंस्ड व्यू में काउंटर लिखूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, और उसके 1-2 एग्जांपल्स। उसमें एनेक्डोट आपके काम आएंगे और कोटेशंस काम आएंगे जो आपको याद रखने हैं। ज्यादा कोटेशंस भी, मुझे लगता है कि एक ऐसे में 2 या 3 कोटेशंस
एक दो एनेक्डोट जो बेसिक है, मतलब मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता दूंगा आपको कि जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, बट वही है कि प्रैक्टिस। मेंस या एग्जाम निकालने का एक ही है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू, प्रैक्टिस पीवाईक्यू। आप एक बार पीवाईक्यू का आंसर प्रिपेयर करें, क्योंकि मार्केट में जो भी आप देखेंगे पीवाईक्यू, आप अगर वैसा आंसर लिखेंगे तो शायद मार्क्स उतना बीपीएससी ना दे, कोई भी किसी भी कोचिंग के, मतलब मैंने जहां से किया है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहीं का मतलब, लेकिन आप किसी भी कोचिंग का उठाएंगे, आप जैसे ही आंसर्स लिखना शुरू करेंगे चैट जीपीटी या टेस्ट सीरीज की मदद से पॉइंट ऐड करना शुरू करेंगे, आपका आंसर बेटर होने लगेगा और वो बेटरमेंट की तरफ ही जाएगा जितना पॉइंट ऐड करेंगे आप। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, और आपके जो पीवाईक्यू के आंसर्स हैं या एसए के पॉइंट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, और वही एक तरीका है अपने आंसर्स को सुधारने का। कोई भी मॉडल आंसर परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा होते रहता, लेकिन हाँ आपके पास एक मॉडल आंसर प्रिपेयर होना चाहिए। कीवर्ड्स का जरूर इस्तेमाल करें बीपीएससी में, मतलब पैटर्न चेंज हो गया ना, अब वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे लिखने के लिए, तो जब तक आप शॉर्ट क्वेश्चंस आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास कीवर्ड होगा, क्योंकि आप जैसे ही लेंथी लिखना शुरू करेंगे आपके 3 पैराग्राफ में पेज खत्म हो जाएंगे और आपका पॉइंट्स बचा का बचा रह जाएगा। तो आप लेंथी आंसर्स लिखना भी है तो आपको बड़े वाले आंसर्स में लिखना है, मैप का पूरा यूज करना है जितना आपको आता हो, ज्योग्राफी में भी आपको मैप प्रैक्टिस करनी है, बिहार के भी और इसकी भी। दूसरा, जब आप जीएस का आंसर लिखें, एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रॉम द बिहार, मतलब कोशिश कीजिए कि जहां जहां हो सके बिहार का एग्जाम्पल ऐड करने का, क्योंकि बिहार हर फील्ड में आपको मिल जाएगा, सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रोबोटिक, आपको जो भी एग्जाम्पल चाहिए ना आपको छोटे लेवल पे ही मिलेगा, बड़े लेवल पे हो सकता ना मिले, लेकिन मिलेगा बिहार में भी एग्जाम्पल, आप उसको निकालिए कि एमएसएमई का मॉडल बिहार में कैसे काम करता है, बिहार का जीविका मॉडल कैसे काम करता है, या बिहार का 112 अभी देश में चौथे नंबर पर है डायल मॉडल की पुलिस सुरक्षा कैसे काम कर रही है। तो जब भैया करंट पढ़ेंगे ना, तो वो सारे चीजों को आप एक जगह इकट्ठा करके रखिए कि एग्जाम्पल के रूप में यूज करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में आप इंक्लूड कीजिए अपने आंसर्स में, चाहे आप देख के लीजिए लिखिए, चाहे टेस्ट सीरीज में लिखिए, क्योंकि लिखना ही एक उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। पीवाईक्यू के आंसर्स को लिखना, टेस्ट सीरीज देना, उस टेस्ट सीरीज से अपने पीवाईक्यू को और मजबूत करना, और लास्ट में फाइनल पीवाईक्यू को रिवाइज करके जाना, यही एक तरीका है। नहीं तो फिर आपको आता रहेगा सब कुछ आंसर, आप वहां लिख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा। और ऐसे का भी वही मैं कहूंगा, क्योंकि आप बिहार के जनरली बच्चे हैं तो उनको जो थर्ड ऐसे आता है उसको समझने में कोई खास, 4 में से एक ऐसे तो आपको समझ में आएगा ही, और एक ऐसे को एनेक्डोट से शुरू कर लीजिए, एक ऐसे को आप कोटेशन से शुरू कर दीजिए, एक ऐसे को नॉर्मल आप किसी या तो एनेक्डोट से ही वापस से लिख सकते हैं, और लिंक करने का आदत डालिए, और एक दो मॉडल ऐसे पढ़िए उससे पहले, मतलब मैंने भी वही किया था कि मैं, मतलब अब वो जब फिलोसफिकल देते हैं ना तो आप उसको समझा नहीं सकते कि कैसे लिखना, बस आप पॉइंट्स में ब्रेक कीजिए कि मतलब फिलोसफिकल आया है तो मैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करूंगा कि हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, वहां लिखना नहीं है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं, आपको कनेक्ट करते जाना है। दूसरा कि जो क्वेश्चंस होगा कि एंडिंग क्वेश्चन से कीजिए, और जो नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टार्टिंग है उस क्वेश्चन के आंसर से कीजिए, तो ये बेस्ट आपका कनेक्टिंग डॉट मिलेगा कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आप लिख रहे हैं तो उसका जो एंड कीजिए कि दिस इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, ऐसे, या आपने उसको ऐसे लिखा, नाउ कमिंग टू द दिस पर्सपेक्टिव, या फिर व्हाट हैपेंस टू द ज्योग्राफी एट दैट टाइम, उसका आंसर वहां पे आपने क्वेश्चन छोड़ा, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी से आंसर शुरू कर दीजिए, तो वो आपको कनेक्टिंग डॉट लगेगा, एक आपको लिंक मिलते जाएगा पढ़ते जाए। और ये बोलने से नहीं होगा, ये लिखने से होगा, प्रैक्टिस 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 यही है और कुछ नहीं है। पीवाईक्यू कीजिए, यही करते करते आपका एक अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, तीसरे अटेम्प्ट में आपको बहुत अच्छा सिलेक्शन का मौका रहता है, एकदम आराम से ये निकाला जा सकता है। मैं कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी भी निकाला जा सकता है, कि आप प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू को और उसको आपको स्ट्रेंथन करते जाना है आंसर।